हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं जनरल पेपर के कुछ क्वेश्चन। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को अपना जनरल पेपर रहने वाला है। ट्यूसडे को वही स्पेशल जो है हॉस्टल वार्डन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्लस एक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी। वेडनेसडे, थर्सडे आपके सजेशन आप कमेंट में करो या फिर ग्रुप में करो। ग्रुप है RSI को ब्रेन, पता है सबको, तो वहाँ पे। फ्राइडे जो है आपका लैंग्वेज रहता है, क्योंकि 30 नंबर की वेटेज रखता है। रीजनल हिंदी, मतलब कि रीजनल कोई भी लैंग्वेज जो आपने चूज़ करी है वो हिंदी प्लस इंग्लिश है तो कॉमन है। सैटरडे रीजनिंग प्लस ICT, ये भी 40 नंबर की वेटेज रखते हैं दोनों मिला के। संडे डाउट क्लास रहती है आपकी। तो चलिए, आज जो मंडे वाली क्लास है, आज इसमें आपके 15 क्वेश्चन ICT से हैं, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से हैं, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से हैं। टोटल मिला के आपके 45 क्वेश्चन हैं। तो जो पिछले मंडे को हमने क्लास करी थी जनरल पेपर वाली, उस पर रिस्पॉन्स देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, देखते हैं उसका आंसर किस किसने करेक्ट किया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जनरल इंग्लिश का, फ्रेजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसमें टू सी आई टू आई विद बताना था, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट है A। ठीक है, देखते हैं हमारी इस क्लास का विनर कौन है, कौन स्टार बनता है। चलो कमेंट पे चलते हैं फटाफट। तो कमेंट आता है महेश जी का, पहला दिख रहा है जो हमें, वो महेश जी का कमेंट है। कहते हैं कि आप पर विश्वास करके आपके गाइडलाइंस के अनुसार ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 100% मैडम जी। बस एक सीट में जॉब मिल जाए यही दिली ख्वाहिश है। तो सबको यही है कि बस एक सीट हमारी हो जाए, और वो हो भी जाएगी। लगातार मेहनत करनी है। लेकिन महेश जी आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। अगर रागिनी की बात करें तो रागिनी ने थैंक यू बोला, इन्होंने भी आंसर नहीं दिया। कार्तिक ने कहा है कि टू एग्री, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, इन्होंने भी आंसर नहीं दिया। अब सोबराजपुत जो है, इन्होंने कहा है कि थैंक यू मैम, वेरी बेस्ट क्लास, इन्होंने भी नहीं दिया है। अब रिधिमा ने भी कहा है थैंक यू मैम, आई होप आपने जो पढ़ाया वही आए पेपर में। बिल्कुल यही आएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है कि मीडियम से मतलब कि बिल्कुल इजी से मीडियम फिर डिफ़िकल्ट, ऐसे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब शिव दर्शन जो है, इनका नाम है पूजा, हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, तो नोट डाउन कर लो जिसको नहीं पता है। अब मेरे को आप ये बताना कि इसमें आप कुछ मॉडिफाई करना चाहोगे, ये ठीक बताया है इन्होंने या गलत बताया है, या आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगे। तो चलिए, अब HR सिंह जो है, इन्होंने बोला वेरी नाइस, आंसर नहीं दिया है आपने भी। सीमा अहलावत जो है, इन्होंने बोला है कि वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, इन्होंने भी आंसर नहीं दिया है। अब यूज़र, इनका नाम मुझे नहीं पता है क्या है, तो कहते हैं कि हेलो मैम, ये ज्योति, आई थिंक इनका नाम है ज्योति। तो कहते हैं कि हेलो मैम, क्लास बहुत अच्छा है, पर मैम NEP 2020 करा रखा है। ज्योति जाके देखना एक बार। पैडागोजी वो भी करा रखी है, चल भी रही है क्लासेस। टीचिंग एप्टीट्यूड उसकी भी कंप्लीट हो चुका है। रीजनल हिंदी क्लासेस चल रही हैं। से भी इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन दीजिए प्लीज़, आप देखना क्लास को, उनका भी मैं करा रही हूँ साथ के साथ। अब रिप्लाई कीजिएगा। लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन के बारे में कुछ करिए मैम। लाइब्रेरी क्वेश्चन, जो लाइब्रेरी साइंस है वो तो एक मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, और मैं आपको करा भी दूंगी तो वो उतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी चीज़ों को। और फिर इन्होंने 14 का A आंसर, ज्योति ने ही कहा है, ये भी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। अब अनुज, इन्होंने भी नहीं आंसर दिया है। सुशील टू एग्री आंसर, सुशील तो आंसर देते लेकिन इन्होंने इस बार आंसर नहीं करा है। अब सभा ने आंसर दिया 14 का A, ये तो हर क्लास में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उनका आंसर देते हैं। तो शिव दर्शन मैम, आप होम भी दिया करो। होम का यहाँ पे मतलब आप होमवर्क की बात कर रहे हो क्या, बताना मुझे। अब सुशील जी कहते हैं एक बार कट ऑफ बता देना
कितनी जाएगी। देखो कट ऑफ का ऐसा रहता है कि कट ऑफ आपकी जाएगी आपका पेपर के हिसाब से। अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, अगर पेपर आता है डिफ़िकल्ट तो कट ऑफ आपकी लो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। चलो ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने कोशिश की है कि आपका हर एक टॉपिक जो आपका सिलेबस में मेंशन है उनसे क्वेश्चन उठाया जाए, मतलब कि हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेंटल एक्सरसाइज तो आपको हो ही गई है इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के जो आपने किए थे, है ना। तो चलिए 1 2 and 3 लेट्स गो। चलो करते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि आइडेंटिफाई द टर्म। ये जो क्वेश्चन है आपके पहले आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद फिर इंग्लिश, उसके बाद फिर हिंदी। तो चलिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं सॉरी आईसीटी के क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी का पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टर्म विच डिनोट दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर आर कैपेबल टू एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। तो कहते हैं उस शब्द को पहचानना जो दर्शाता है कि केवल अधिकृत जो ऑथराइज्ड यूजर है वही कैपेबल है एक्सेस करने में इंफॉर्मेशन को। उसको क्या कहेंगे, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहेंगे, प्राइवेसी कहेंगे, अवेलेबिलिटी कहेंगे या ऑल ऑफ द अबव कहेंगे। बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो आंसर दीजिएगा फटाफट से। तो चलिए आंसर आपने दे ही दिया होगा, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहे हैं वो किस बेसिस पर यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आंसर कर रहे हैं, और जिन्होंने प्राइवेसी बताया वो किस बेसिस पे प्राइवेसी कर रहे हैं, और जो ऑल ऑफ द अबव कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं। थोड़ा लॉजिक बताइएगा मुझे। एक तो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा दिमाग से चलना, दिमाग की खिड़कियाँ खोलनी है आपको। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो अवेलेबिलिटी रहने वाला है, जो किसी ने भी एज्यूम नहीं किया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि आपको वो मतलब कि बताना है कि देखो आपको बताना है कि जो ऑथराइज्ड यूज़र है वही इंफॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, केवल ऑथराइज्ड जिनके पास अथॉरिटी है वही पहुँच पाएंगे। उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक टाइप से प्राइवेसी ही होता है, जिसमें आईडी पासवर्ड लगा दिया तो आईडी पासवर्ड जिसके पास होगा वो आराम से एक्सेस कर लेगा चीज़ों को, है ना। और अवेलेबिलिटी का मतलब है कि वही ऑथराइज्ड पर्सन वही जा सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी है ना। तो अवेलेबिलिटी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है डेटा इंक्रिप्शन इज प्राइमरली यूज्ड टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। कहते हैं कि जो डेटा इंक्रिप्शन है वो यूज़ किया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या ये दोनों है, सच और झूठ, क्या ये नन ऑफ द अबव है। तो आपको पता है बहुत करेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें तो होंगी नहीं, है ना, जो दोनों साइड की बातें कर रही हैं। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ट्रू हो जाएगा कि जो डेटा इंक्रिप्शन है वो यूज़ किया वो प्राइमरली यूज़ होता है किसके लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए। अब आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो कुछ भी, आपने वहाँ पे लिखा होता है कि जो डेटा है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐसा लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ट्रू करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल। कहते हैं कि वो टेक्निक इनमें से स्पैमिंग है, फ्रेकिंग है, क्रैकिंग है, फिशिंग है, इनमें से वो आपको टेक्निक बतानी है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं। किसके लिए, कॉल करके आपको ये मतलब कि आपकी यूज़ करते हैं, मतलब कॉल करके क्या करते हैं, ये हैक करते हैं, मतलब कि आपके फ़ोन को, है ना, कुछ भी ऐसा मैसेज करके या फ़ोन कॉल पे आपकी कुछ प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका फ्रेकिंग, यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मेरे को ये जो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, स्पैमिंग है, फ्रेकिंग है, क्रैकिंग है, फिशिंग है, इनके आंसर मुझे बताना है, ठीक है। ये भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कंप्यूटर में, जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है उसमें आ सकता है क्वेश्चन, पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो तो समझता है 10101111, लेकिन हम नहीं समझते इसका मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, 23 बोलेंगे, 21 बोलेंगे, 39 बोलेंगे, 40 बोलेंगे, क्या बोलेंगे हमें नहीं पता। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है ना वो इसको इस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में 1 और 2 में समझता है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे। कन्वर्जन से आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सिंपल सा इजी सा लॉजिक है, वो क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे आपको 1 2 का डबल कितना होता है 4 8 और यहाँ पे 16, ठीक है। तो पता होगा ना, जैसे कि अगर आगे भी अगर नंबर होते हैं तो 16 का डबल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से चलना है फिर आगे, अगर नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं तो इसमें फिर क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, 2 को करोगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे अगर 8 को 0 से करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी ये आपकी 1 जो है ना ये आपकी ओन वैल्यू है और जो 0 है ये आपकी ऑफ वैल्यू है। तो जितने भी ओन वैल्यू है वो उनको आप प्लस कर लो, 1 + 2 + 4 + 16 कितना आ जाएगा अगर आप इनको टोटल करोगे तो बता दीजिए मुझे। यहाँ पे 16 को +4 को +2 को +1 को, यहाँ पे जो है वो 23 करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन पर जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मैनी कलर डॉट्स मेक अप 1 कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। एक स्क्रीन पर कितने रंगीन बिंदु एक रंगीन पिक्सल बनाते। कहने का मतलब है कितने आपके डॉट होंगे, कितने रंग है आपके जो आपका एक कलर, मतलब कि कहने का मतलब है कि एक मिक्स्ड बना सकते हैं, कलर पिक्सल बना सकते हैं, जिससे आप वेरियस अलग अलग कलर्स को, मतलब कि कोई बेसिक आपको कलर्स बताने हैं जो कि उनसे मिलाकर कोई भी कलर बनाया जा सकता है ना। इसका क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है ये। तो वो आपके 265 कलर होंगे या आपके 16 है, 8 है या 3 है। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका 3 होगा। 3 कलर होते हैं जो मिलकर किसी भी रंग को बना सकते हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से होंगे, वो ब्लू, BGR ऐसे मैंने याद कर रखा है, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 कलर होते हैं। इन तीनों कलर को मिला के आप कोई भी कलर बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि 3 रंगीन बिंदु एक स्क्रीन पर एक रंगीनी पिक्सल जो है वो बना सकते हैं और ये निम्नलिखित होते हैं, लाल, नीला और हरा। इन 3 रंगों से आप स्क्रीन पर कोई भी रंग बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे एग्ज़ाम में ये PYQ है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो BGR मैंने इसको याद कैसे किया हुआ, BG आप चैट लैंग्वेज में लिखते हो ना, बिजी, भाई कहाँ हो आजकल, बिजी चल रहे हो ना, तो बिजी है ना, BGR, आर मतलब कि आर जो है वो बिजी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। टॉपिक है, मैंने पढ़ा भी रखा है, तो बता दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। दूसरा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड टू सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम या ऑल ऑफ द अबव। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन, PDF मिल जाएगी आपको। अब कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज़ यूज फॉर डूइंग द स्पेलिंग चेक। F2, F5, F7 और F9 कौन सी है फंक्शन की जो यूज़ की जाती है स्पेलिंग चेक करने के लिए अगर एरर है तो। आपके सिलेबस में मेंशन है ना टॉपिक, ये कीबोर्ड वाला। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका F7 रहने वाला है। जो F7 आपकी की है फंक्शन की, वो यूज़ की जाती है स्पेलिंग चेक करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना ज़रा। F7 क्या है? एक फंक्शन की है जो यूज़ की जाती है किसके लिए? स्पेलिंग चेक करने के लिए। एंड अदर चेंजेस इन ग्रामेटिकल एरर, जो आपकी ग्रामेटिकल एरर है उनको देखने के लिए यूज़ की जाती है। अब मैं आपको पूरी की पूरी ये फंक्शन की एक बार बता देती हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगी, हम कर तो चुके हैं पहले ही। अगर हम बात करें F1 की, तो F1 यूज़ की जाती है हेल्प करने के लिए, डिस्प्ले द हेल्प स्क्रीन, है ना। अगर बात करें F2 की, तो F2 यूज़ की जाती है रीनेम करने के लिए फोल्डर के फाइल को। आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फोल्डर सेव होता है डॉक्यूमेंट 1 से, अगर आप चेंज नहीं करते तो दूसरा अगर डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 2 से सेव हो जाता है, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए फोल्डर फाइल को F2 यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें F3 की, तो F3 आपके यूज़ की जाती है सर्चिंग के लिए। अगर F4 की बात करें तो F4 यूज़ की जाती है ओपन और विंडोज़ को क्लोज करने के लिए, है ना। अगर F5 की बात करें तो रिफ्रेश करने के लिए यूज़ की जाती है, रिलोड करने के लिए यूज़ की जाती है पेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को विंडो में, है ना। अगर बात करें F7 की, तो F7 यूज़ की जाती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करने के लिए, एरर्स को चेक करने के लिए, है ना, अभी हमने करी है। उसके बाद अगर हम F8 की बात करें तो F8 आपकी यूज़ की जाती है रिबूट करने के लिए, जब आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा हैंग हो जाता है ना, थोड़ा गर्म हो जाता है, तो आप क्या करते हो? रिबूट कर देते हो। रिबूट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए F8 यूज़ की जाती है। F9 यूज़ की जाती है, देखो यहाँ पे F9 लिखा हुआ है ना, तो F9 किस लिए यूज़ की जाती है? रिमूव करने के लिए, आपका जो सिलेक्ट करा आपने पोर्शन उसको रिमूव करने के लिए, है ना। और F10 यूज़ की जाती है राइट क्लिक करने के लिए, और F11 यूज़ की जाती है फुल स्क्रीन को करने के लिए, और F12 एंडिंग में यूज़ की जाती है सेव एज करने के लिए। तो ये आपकी कुछ फंक्शन की होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अलग से टॉपिक जो मेंशन भी कर रखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो व्हाट डज कंट्रोल प्लस डी डू? कंट्रोल प्लस डी जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है? ऐड करने के लिए डायलॉग फोल्डर को, बुकमार्क ऑफ द URL इज एडेड एंड ऑल्सो कंटेंट कैन बी ओवर रिटन इन गूगल सीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सी ऑप्शन कहता है टू इंसर्ट एनी सब फोल्डर इन डेस्कटॉप। डी कहता है कि टू सेव एनी URL इन द सिस्टम। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? तो आपको पता ही है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो बुकमार्क है, बुकमार्क टू द URL में बुकमार्क को एडिट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है विच पेज हेडर एंड फूडर इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली? कौन से पेज पर आपका जो हेडर और फूडर है वो ऑटोमेटिकली प्रिंटेड हो जाता है? फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे, अल्टरनेटिव कोई एक आधे पेज पे ना, पहले फिर 5वें, फिर 7वें, फिर 10वें पेज पे, ऐसे अल्टरनेटिव पेजेस पे, या फिर आपके हर एक पेज पे? बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका एवरी पेज होगा। आपका जो मतलब हेडर और फूडर है वो प्रिंट किए जाते हैं एवरी पेज पर ऑटोमेटिकली। इन MS Word द header और footer इज प्रिंटेड by default on each page, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the following key is used to refresh the current page? कहता है कि कौन सा जो है रिफ्रेश को, मतलब कि जो आपका करंट पेज है उसको रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? F2, F3, F5, F7, F6 मैंने बताया अभी आपको। बताया यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट होगा वो आपका F5 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर एब्रीवेशंस का भी टॉपिक आपके सिलेबस में, तो बताए वोम जो है WORM, इसकी एब्रीवेशंस क्या है? राइट वंस रीड मैनी, वांटेड वंस रीड मेमोरी, वांटेड ओरिजिनल रीड मेमोरी, राइट ओरिजिनल रीड मेमोरी। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका राइट वंस रीड मैनी।
राइट एक ही बार लिखोगे, लेकिन पढ़ बहुत बार सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, जितनी बार आप पढ़ना चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। तो राइट वंस एंड रीड मैनी इसकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर फुल फॉर्म पूछी जाए DDL की, द फुल फॉर्म ऑफ DDL यहाँ पे क्या होगा? डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, डेटा डिस्टेंस लैंग्वेज है, डेटा डिस्पोज लैंग्वेज है, डेटा डिस्पेंस लैंग्वेज है। बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो आराम से बैठकर। तो DDL जो है स्टेटमेंट जो है क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप द फ्रीक्वेंट वन। तो चलिए आपका बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कहता है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन TCP और IP प्रोटोकॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताएं यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आपको पहला नेटवर्क जो जिसमें जो बेस्ड था किसके ऊपर? TCP और IP प्रोटोकॉल्स के ऊपर। इंटरनेट के दो प्रोटोकॉल है ये, ARPANET है, हब राउटर बोथ A एंड B। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है वो आपका ए ऑप्शन ARPANET जो है वहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगर हम बात करें ARPANET की तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। कब आया था भाई? 1969 में सबसे पहले अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, रक्षा विभाग का जो डिपार्टमेंट था, उसकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने क्या बनाया था? ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर को मिलाया था और उनको नाम दिया था ARPANET, है ना। ARPANET की शुरुआत की थी 4 यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर को मिला के। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका मेनली उद्देश्य क्या था बनाने का? इसका जो मेन एम था जोड़ने का आपस में कंप्यूटर्स को, वो था कि अगर कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें हम कम्युनिकेट कर पाएँ आपस में। तो डेट याद करनी है 1969 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर वाज WW इंट्रोड्यूस। WW जो है वर्ल्ड वाइड वेब। पिछली बार ये फुल फॉर्म ही पूछी थी मैंने आपसे। तो ये जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1900 में, 1999 में, 1996 में, 1989 में। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो 1989 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1989 में। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है कि हु डेवलप्ड द एंड प्रपोज द WWW। सबसे पहले किसने दिया था WWW? तो ये बताइए, टिम बर्नर ली ने दिया था, टिम किंग ली ने दिया था, टिम बर्गर किंग ने दिया था, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर डेवलप किसने करा था? तो टिम बर्नर ली ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। कब किया था भाई? 1989 से 1991 में टिम बर्नर ली ने इट बिकम मोर पॉपुलर। कब हुआ था? जब इन्वेंट करा था HTML बाय टिम बर्नर्स ली ने, और टेक्स्ट ब्राउज़र जो है 1990 में, तभी बहुत ज़्यादा ही चर्चित हुआ था। अगर ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के, जिसमें करंट अफेयर भी मैंने रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जब हम इंटरनेट पर आ ही गए हैं तो इंटरनेट का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। तो इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी? अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो इसमें जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, वो कब स्टार्ट हुआ था? डेट आपको याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ था? सामान्य यूज़ के लिए इंटरनेट का प्रयोग हुआ था। और इंटरनेट की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है कि हमारे जो इंडिया में जो इंटरनेट है वो 15 अगस्त 1995 से अवेलेबल हुआ था। और किसने करा था भाई? VSNL जो कंपनी है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाती है हमारी विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इससे ये सर्विसेज जो है इंटरनेट की स्टार्ट हुई थी। अगर बात करें तो 1995 की, तो उसी में उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ था? जो अपनी जितनी भी कॉमर्शियल साइट हैं उस पर भी इंटरनेट जो है वो लॉन्च हो गया था। कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी जो इंटरनेट है वो यूज़ किया जाने लगा था उस टाइम पे।
और उसके बाद अगर 1999 की बात करें, 1999 की, उसमें क्या हुआ था, इंटरनेट जो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इतना पॉपुलर हो गया था कि जो अपनी शॉपिंग की साइटें हैं या फिर जितने भी आप खरीद बेच करते हो ना, वो सारी की सारी साइटों पर भी जो है जो इंटरनेट का यूज़ होने लगा था। तो चलिए, यही थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूँ, पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड न्यू रेगुलेशन ऑन पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री। तो कहते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने नोटिफाई करा है जो नए रेगुलेशंस हैं पीएचडी डिग्री को लेकर। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूट है जो कि पीएचडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपका AICT तो आपका टेक्निकल को लेकर हो जाएगा, नीति आयोग वैसे ही प्लानिंग करता है, NTA आपकी एक एजेंसी है जो कि पेपर को कंडक्ट कराती है, बचा कौन, यूजीसी ही करता है अपना जो भी पीएचडी का वर्क है, जितने भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काम है, तो वो आपका कौन करेगा भाई, यूजीसी करेगा। तो जो नई नई रेगुलेशंस दी हैं पीएचडी को लेकर, तो वो यूजीसी का ही काम है, ठीक है। तो वो जो पीएचडी की जो रेगुलेशंस हैं, पीएचडी को लेकर जो रेगुलेशंस नई नई आई हैं, अब वो किसने दी है, किसने इंट्रोड्यूस की है, वो आपके यूजीसी ने करी है। अगर यूजीसी का क्वेश्चन आए कि वैसे तो आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में ही इसके जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें कर लेते हैं पहले। अगर यूजीसी से अगर क्वेश्चन बनेगा, वैसे तो संभावना है नहीं, अगर बन भी जाए तो यहाँ पर मेन आपसे पूछा जाएगा इसके स्ट्रक्चर को लेकर। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक आपका अध्यक्ष होगा, एक आपका उपाध्यक्ष होगा और 10 अन्य इसके मेंबर होते हैं। अगर बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी नियुक्ति करती है। और अगर बात करें इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भी कहाँ पर है, जो आपका बहादुर शाह जफर रोड है, वहाँ पर इसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है। अगर बात करें तो इसने जो आपका यूजीसी है उसने कैसी पॉलिसी अपना रखी है, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपना रखी है। इसी के कारण इसके 6 रीजनल जो ऑफिस हैं वो भी हैं, 6 जो रीजनल ऑफिस, वो कौन कौन से आपके, अगर बात करें पुणे में है, एक तो आपका भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है और बेंगलुरु में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके रीजनल ऑफिस पूछ लिए जाते हैं कहाँ कहाँ पर है, 6 हैं, एक पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में। और अगर बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे यूजीसी के, तो वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। तो चलिए, अगर यूजीसी से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो बस इतना ही होगा और फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है जो यूजीसी की जो रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर बात कर रखी है। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहते हैं कि एनीवन विथ 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम डिग्री, अगर किसी ने अपना बैचलर जो NEP 2020 में बात करी गई है कि अब क्या होगा, 4 साल का बैचलर ही करेगा, उसके बाद वो PhD कर सकता है। तो यहीं पे ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने 4 ईयर की बैचलर प्रोग्राम कर रखी है, कितने 75 मार्क्स से, मिनिमम 75% मार्क्स से, तो वो एलिजिबल है किसके लिए, PhD करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज ए सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए कौन सी एशियन कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली रिलीज करी अपनी सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है और नेपाल है। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो आपका इंडिया है। तो अभी इंडिया ने ही क्या करी है, रिसेंटली रिलीज करी है सुसाइड को रोकने के लिए एक पॉलिसी। अगर इस पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले अनाउंस किसने करी है, ये इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनाउंस्ड ए नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको याद कर लेना, डिपार्टमेंट आपका ये इंडियाज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर बात कर ली जाए तो कहते हैं कि इसमें आपका जो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है कि ये एक पॉलिसी जो है ये टाइम बाउंड है, एक प्रॉपर टाइम मेंशन कर रखा है। ये मल्टी सेक्टरल कोलिब्रेशंस टू अचीव रिडक्शन ऑफ सुसाइड जो मोर्टालिटी है उसको 10% तक रिड्यूस करना है, कम करना है। कब तक, 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि 2030 तक 10% तक रिड्यूस करना है। अगर आगे बात करें तो आगे कहते हैं
कि आपका आगे यहाँ पे आपके ए मेंटल वेलबींग एंड करिकुलम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। अगले 8 सालों तक हमें क्या करना है, जो क्लास में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक मेंटल वेलबींग का जो करिकुलम है, एक पाठ्यक्रम है, वो भी निर्धारित करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑन टीचर्स डे 2017 विच पोर्टल प्रोवाइडिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स वाज लॉन्च। कि शिक्षक दिवस 2017 पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का कौन सा पोर्टल है? आपका दीक्षा है, शिक्षा है, ज्ञान है और आपका शक्ति है। कौन सा पोर्टल है? बात करता है किसके ऊपर? टीचर्स के ऊपर। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, बिल्कुल एजुकेशन बेस्ड ये आपके करंट अफेयर है, आपकी जनरल अवेयरनेस है। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो आपका दीक्षा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है कि जो टीचर्स डे पे जो 2017 में एक पोर्टल लॉन्च करा गया था, किस वो दीक्षा नाम से था। इसमें क्या होगा, ये एक ऐप होगा जिसमें टीचर्स के लिए भी ये होगा, मतलब कि टीचर्स जो मतलब कि जो टीचर्स है ना उनको पढ़ाने के लिए, मतलब कि जो एक तो स्टूडेंट्स के लिए सारा सब कुछ होगा, उनके क्या क्या करिकुलम है, मतलब कि उनके चैप्टर वाइज पूरी समरी होगी। और टीचर्स के लिए भी है कि उनको पढ़ाना कैसे, किस टाइप से पढ़ाना है, कैसे मॉडिफिकेशन करनी है अपनी पढ़ाई में। तो ये सारा जो प्लेटफॉर्म है वो दीक्षा ही प्रदान करता है भाई। यहाँ पर अगर दीक्षा की कुछ विशेषताएं की बात करें तो वो क्या हो जाएंगी, इसमें दीक्षा में क्या है, जो टीचर्स है वो अपने घर पर ऑनलाइन निःशुल्क पाठ्यक्रम सीख सकते हैं, अपना जो करिकुलम है वो सीख सकते हैं बिना खर्चा करे, घर बैठे ही। इसमें क्या है भाई, इस पोर्टल में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर इसमें बात करें तो पोर्टल जो है शिक्षकों को शिक्षा संस्थान में शामिल होने पर खुद को निर्देशित मतलब कि डायरेक्ट करने में मदद करता है। इसमें क्या है, जो आपकी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव मटेरियल सारा का सारा होता है, इसे आप अपने पीसी में, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में, अलग अलग प्रारूप में, मतलब कि कोई भी आपका जो टैब है, फ़ोन है, उसमें इसे एक्सेस कर सकते हो आराम से। और इसका मेन क्या है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तन करना, सिखाना है, सशक्त बनाना है, नेतृत्व करना है, ये इसका मेन है यहाँ पे। अगर बात करें तो चार्टर एक्ट की, वॉज प्रेजेंटेड इन, चार्टर जो एक्ट है वो कब प्रेजेंट करा गया था? 1813 में, 1820 में। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने बहुत ही विस्तार से कर रखा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका 1813 रहने वाला है कि जो आपका चार्टर एक्ट है वो आया था भाई 1813 में। अगर अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार जो है शिक्षा जो है किसकी जिम्मेदारी थी उस टाइम पे? बताओ 1813 में किसका राज था भारत के ऊपर? तो गवर्नर का जिम्मेदारी थी शिक्षा के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, प्रेसिडेंट की थी, लोकल गवर्नमेंट की थी। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है करेक्ट रहने वाला है। तो उस टाइम पे जो शिक्षा की जिम्मेदारी थी वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही थी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशन पर्पज विल रुपये। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कितने रुपए की राशि दी गई थी स्टार्टिंग में शिक्षा के ऊपर जो खर्च करा गया था वो 1,15,000, 1,400, 12,000। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। बहुत बार मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले जो खर्चा हुआ था वो चार्टर एक्ट में हुआ था, वो भी 1 लाख रुपए का हुआ था। 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च करे गए थे। इसमें मैंने आपको बताया था आपके कुछ साइंटिफिक जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से दिए गए थे पैसे। इसमें ईसाई मिशनरी थी जो कि क्या कर रही थी, अपने देश में क्या कर रहे थे, वो अपना धर्म प्रचार कर रहे थे। उनको परमिशन दे दी गई थी कि जो तुम्हारा धर्म है उसको आप प्रचार कर सकते हो, कोई दिक्कतबाजी नहीं है। फिर उसी टाइम पर 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया था। और फिर 1823 में आपकी एल्फिंस्टन रिपोर्ट भी आई थी।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ, जो सिलेबस है वो पार्ट है स्टूडेंट का, स्कूल का, पेरेंट्स का और आपका करिकुलम का। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। सिलेबस किसका पार्ट है, स्टूडेंट का है, स्कूल का है, पेरेंट्स का, करिकुलम का है। तो यहाँ पे आपका जो है करिकुलम वो करेक्ट हो जाएगा। जो सिलेबस होता है वो आपका करिकुलम का पार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ करिकुलम की, तो करिकुलम एक बड़ा वर्ड है, ब्रॉड है, और इस करिकुलम के अंदर आ जाता है आपका सिलेबस, ये छोटा है। तो जो करिकुलम होता है वो जैसे कि 2 साल का आपका कोर्स है, तो 2 साल के लिए जो निर्धारित है वो आपका करिकुलम होगा कि इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या कराना है, क्या नहीं कराना, कितनी आपकी कोकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, कितनी वर्कशॉप है, कितना आपके टूर है 2 साल के कोर्स के दौरान, क्या कुछ है, वो सारा का सारा करिकुलम में मेंशन होता है। अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें आपका होता है जैसे कि 6 महीने हैं, 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर है, तो 6 महीने का जो एक सेमेस्टर है ना, जो आपने पढ़ा है वो सिलेबस निर्धारित होता है, अगले 6 महीने आपको दूसरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है सिलेबस और करिकुलम में थोड़ा सा डिफरेंस। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन द स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कहते हैं कि स्कूल की जो एजुकेशन है उसके लिए NEP में एज ग्रुप क्या है बच्चों की, 16 से 18 है, 3 से 18 है, 6 से 18 है, या फिर 5 से 18 साल है। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो जो एज ग्रुप होगी NEP 2020 के अकॉर्डिंग बच्चे की, तो आपका जो है 12वीं तक, तो वो होगी आपकी 3 से 18 साल तक। 18 साल तक का बच्चा जो है वो +2 कर लेगा, है ना। और यहाँ पर जो है आपकी नर्सरी, प्री नर्सरी, जो पहली मतलब कि तीसरी तक क्या है, वो पहली 5 क्लासेस होंगी। उसके बाद आपको पता ही फिर चौथी और 5वीं, है ना, 5 + 3 + 3 + 4। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि तो NEP 2020 रिप्लेस्ड ना, NEP से ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताएं NEP जो है वो रिप्लेस करके आई किसको, 1986 वाली को, 1969 वाली को, बोथ A and B और नन ऑफ दी अबव। तो बताएं NEP 2020 ने किसको रिप्लेस किया है, तो आपका 86 वाली जो पॉलिसी है एजुकेशन की उसको रिप्लेस किया है 2020 ने। अगला क्वेश्चन इसमें तो बड़ा ही आपका चांसेस है कि आप कंफ्यूज होगे पक्का। तो कहते हैं कि पहली कमेटी कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए, ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन के ऊपर जो है स्वतंत्रता के बाद कौन सी पहली पॉलिसी बनी है, कमेटी बनी है। आपका राधा कृष्ण कमीशन है, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी है, मुदालियर कमीशन है, नन ऑफ दीज। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला वो है आपका दुर्गा भाई देशमुख कमेटी। मैंने आपको पढ़ा भी रखी है, ये वुमेन, स्पेशली वुमेन की एजुकेशन के ऊपर बात करती है और स्वतंत्रता के बाद ये पहली थी। और जो राधा कृष्ण कमीशन है ना, वो स्वतंत्रता के बाद पहला ही कमीशन था जो कि यूनिवर्सिटी की बात करता है। अब फाइनली आपके कंप्लीट हो जाते हैं ICT प्लस जनरल अवेयरनेस। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के बड़े ही प्यारे प्यारे 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसके बाद हम हिंदी पे चलेंगे। तो अगर आप थोड़ा बोर फील कर रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, एक गिलास पानी का पियो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। अगर आप माइंड में ज़्यादा प्रेशर आ गया है, बोर आप फील कर रहे हो, तो फटाफट से अपना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करो, जंपिंग वम्पिंग करो, पानी वानी पियो, बाहर का एक राउंड लगा के आओ, तब फिर हम इंग्लिश करेंगे आराम से। चलिए अब करते हैं इंग्लिश फटाफट से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि द चिल्ड्रन सीरीज डैश रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। तो बताए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। क्या आप जो सब्जेक्ट, जैसे ही मैंने आपको बताया था जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको वर्ब लगानी है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल ही आपकी वर्ब आएगी। जिस तरह से आपका सब्जेक्ट है उसी तरह से वर्ब को आपको घुमा देना है। तो बताइए द चिल्ड्रन सीरीज जैस रिकमेंडेड फॉर द यंग रीडर्स, हैव आने वाला है, इज आने वाला है, आर आने वाला है या हैज़ आने वाला है। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको सीरीज़ देखना है, सीरीज़ ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगा देनी है।
तो मैडम हमें पता है कि जो सीरीज होता है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। तो सिंगुलर जो वर्ब है वो यहाँ पर 2 ही है, इज़ और हैज़ है। तो अब इज़ और हैज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन से लगानी है हमें, तो अब आपको टेंस देखना पड़ेगा, है ना। है तो प्रेजेंट टेंस, द चिल्ड्रन सीरीज डैश रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स, ठीक है, हमें पता है ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट में भी क्या ये परफेक्ट की बात कर रहे हैं या फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है ये परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर आपका इज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द चिल्ड्रन सीरीज इज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। अगर अगला क्वेश्चन चले, ये अगला क्वेश्चन भी क्या है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो कहता है कि सेकंड हैंड फर्नीचर डैश हेयर एट रीजनेबल प्राइस। जो सेकंड हैंड फर्नीचर है वो यहाँ पर क्या है भाई, आपको बेच रहे हैं किसके ऊपर, रीजनेबल प्राइस के ऊपर। तो वर्ड सेलिंग है, आर सोल्ड है सोल्ड है, इज सोल्ड है, बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो आपको फर्नीचर देखना है, फर्नीचर आपका सिंगुलर है प्लूरल है, उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। तो हमें पता है जो फर्नीचर है वो क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर आपको वर्ब लगा देनी है। तो यहाँ पर सिंगुलर जो है ये सिर्फ 2 ही हैं, इज है, हैज़ है, तो यहाँ पर इज और हैज़ में से अब हमें क्या चूज़ करना है, हमें देखना है फिर हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें यहाँ पे लगा देनी है इज सॉल्ड। तो यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है आपको फिल करना है यहाँ पर, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या कहते हैं कि द बस डैश बिफोर आई रीच द बस स्टैंड, इज लिविंग है, लेफ्ट है, हैड लेफ्ट है, लीव्स है। जो बस है आपकी, पहले तो अपना सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस क्या कहता है, जो बस है वो डैश बिफोर आई रीच द बस स्टैंड, मतलब कि जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो जो बस थी ना वो क्या होगी, मतलब कि जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो जाहिर सी बात है भाई बस जा चुकी होगी, है ना। तो यहाँ पे हैड आएगा, लीव्स आएगा, इज आएगा। तो मुझे पता है कि जो काम है वो पूरा हो चुका है, जब काम पूरा हो चुका है तो मैं आराम से आंख बंद करके हेड लगा दूंगी कि नहीं लगा दूंगी, क्योंकि जो हेड है वो आपका पास्ट की बात करता है ना, पास्ट में भी किसकी बात करता है, ये परफेक्ट की बात करता है। तो यहाँ पे आप हेड लगा दोगे, द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द बस स्टैंड। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर 2 वाक्य दे रखे हैं, हैड लेफ्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि यदि पास्ट में 2 कार्य हो रही हैं, यदि पास्ट में 2 कार्य होते हुए जिनका आपस में कोई संबंध है, हाँ जी रिलेशन है इन दोनों का आपस में, पास्ट में काम हो चुका है, तो जो कार्य पहले हुआ है, ठीक है, कि बस जा चुकी है पहले हो गया, तो जो कार्य पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आप बदल दोगे। उसके बाद जो कार्य बाद में हुआ तो उसमें आप प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट लगा दोगे, है ना। तो चलिए वैसे ना अगर आप इसको पढ़ के सॉल्व करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, रूल्स नहीं आपको लगाने पड़ेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है कि आई डैश समथिंग बर्निंग नाउ, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है ना, कहते हो ना कुछ जल रहा है। चलो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, कौन से आपको फॉर्म लगानी है वर्ब की, स्मेल्ट है, स्मेल है, हैव बीन स्मेलिंग है, हैव स्मेल्ट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है आपका स्मेल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आई स्मेल समथिंग बर्निंग नाउ। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ ये दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो स्मेल है, स्मेल क्या आपकी V1 है, उसका प्रयोग यहाँ पे एप्रोप्रिएट होता है। अगर हम बात करें तो अगला आपका एरर आपको बतानी है। यहाँ पे एरर आपके रिलेटेड है क्वेश्चन टैग से। कहते हैं कि देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर। जहाँ पर इस टाइप का कुछ दिख जाए, इस टाइप का कुछ दिख जाए तो आपको समझ जाना ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। और क्वेश्चन टैग में आपको यहाँ पे एरर पूछ ली तो बताओ यहाँ पे एरर प्रोबेबली में है, विल देयर में है, इन देयर में है, इन लॉट्स ऑफ में है। तो मुझे पता है जी, क्या पता है कि देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स। ये जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होता। तो यहाँ पर आपका जो विल देयर है, सी है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसी में मिस्टेक है। तो पार्ट सी में आपका क्या भाई मिस्टेक है, ठीक है।
अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी आपका क्वेश्चन टैग से रिलेटेड ही एरर है, वो आपको बतानी है। आई एम सुटेबल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन एम आई। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि अगर आपका क्वेश्चन मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इन्होंने आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी पॉजिटिव दे दी और क्वेश्चन टैग भी आपका पॉजिटिव दे दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो यहाँ पे एम आई में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। एम आई बी ऑप्शन में यहाँ पे एरर हो जाएगी। तो चलिए आपका कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन टैग है वो किसी वाक्य के अंत में कोमा लगाकर उस वाक्य के वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो आपका सेंटेंस है उसके जो वर्ब है और उसका सब्जेक्ट है उसको लिखना ही आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी वर्ब है, यहाँ पर आपकी वर्ब है और आपका आई क्या आपका सब्जेक्ट है और आपकी वर्ब है, इन दोनों को लगा दिए कोमा लगाकर तो वही आपका क्वेश्चन टैग हो जाता है। अब आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको ये अरेंज करनी है। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, मतलब कि 4 आपके स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको अरेंज करना है ये। तो कहते हैं कि जो पुलर सेट बैक एंड क्लोज्ड हिज आईज इन हिज माइंड आई ही टुक ए ट्रिप थ्रू फोर्ट Leavenworth, a place he had often been in his career. He opened his eyes, his photographic memory clicking away. Puller kept up his mental scroll until he come to the answer. तो बताइए, पहले तो आपको पढ़ना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लगा लेना है। आप क्या करोगे, पुलर सेटबैक एंड क्लोज्ड आइज, अगर आपको समझ में आएगा तो आंसर दे दो करेक्ट क्या यहाँ पे रहने वाला है, फिर हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहले आप यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन में ना ए दे रखा है सबसे पहले, तो यहाँ पे बिल्कुल हम श्योर है ए तो यहाँ पे पहले आने वाला है, ठीक है। तो पुलर सैट बैक एंड क्लोज, बैठ गया वो पीछे जाके और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद कर लिया वो क्या करेगा, इमेजिनेशन करेगा। आंखें बंद करके तो आप इमेजिनेशन नहीं करते हो ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं भाई आपका बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। सबसे पहले अगर हम बी को देखते हैं तो माइंड में क्या करता है वो, इन हिज माइंड आइज, अपने मतलब कि इमेजिनेशन कर रहा है ना अपने माइंड में। वो ही टू का ट्रिप में चला गया, वो घूमने के लिए चला गया। कहाँ पर, लेवनवर्थ के फोर्ट पर, किले पर, जो कि आपका पड़ता है कहाँ पर पड़ेगा ये आपका, कहाँ पे पड़ेगा ये, अमेरिका में पड़ेगा। तो ए प्लेस ही हैड, एक स्थान है वैसा, ये ऑफन हैड बीन इन द हिज करियर, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है वो जा रहा है किले में अपने लेवनवर्थ के, वहाँ पे इसने इमेजिनेशन कर ली कि भाई मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे पहुँच गया हूँ और मस्त मज़े कर रहा हूँ। चलो उसके बाद सी कहता है कि अपनी ही ओपन हिज आइज़। अब एक बात बताओ, अब आइज़ तो वो अपनी ओपन करेगा ही नहीं ना, आइज़ तो ओपन करने का चांस ही नहीं, क्योंकि अभी तो उसने अपनी आंखें बंद करी है, वो अभी तो वो इमेजिनेशन करेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो बी है वो तो कट गया पहले ही। अगर अब बात करें डी की, हिज फोटोग्राफिक मेमोरी क्लिक अवे, पुलर कीप्ट हिज मेंटल स्क्रॉल अंटिल ही केम टू द आंसर। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो क्लिकिंग अवे है, उसके बाद पुलर कीप्ट हिज मेंटल स्क्रॉल अंटिल हिज कम बैक टू आंसर। मतलब कि जब तक वो प्रॉपर आंसर पे नहीं आता वो क्या कर रहा है, मेंटल स्क्रॉल करे जा रहा है अपने माइंड में, क्या कर रहा है वो मेंटल स्क्रॉल कर रहा है जब तक वो उसको आंसर नहीं मिल जाता है। तो अब इससे पहले हम कुछ मिस कर रहे हैं ना। अब जब वो मेंटल स्क्रॉल करेगा उससे पहले तो वो एक किले में जाएगा ना, वहीं पे जाके तो वो मेंटल स्क्रॉल करेगा, घूमेगा फिरेगा, देखेगा कहाँ पे कहाँ जाना है ना, कहाँ पे अच्छी सी चीज़ मिल रही है ना, ये चीज़ वहाँ देखने के, तभी तो वो उसके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे ना, तभी वो उनका आंसर दे पाएगा। तो यहाँ पे पहले बी आएगा। तो बी अपना ए और डी में दे रखा है, ना बी, तो ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद कहते हैं कि उसने अपनी आंखें खोली। आंखें तो वो सबसे बाद में ही खोलेगा, है कि नहीं, आंखें तो बाद में ही खोलेगा वो, उससे पहले तो फिर वो जब वो घूम रहा है किले में आराम से मस्त मजे में कर रहा है वहाँ पे, तभी तो मेंटल स्क्रॉल करेगा जब तक उसको अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल जाता उस किले में जो वो देखने के लिए गया वहाँ पे। उसके बाद जब उसका आंसर मिल जाएगा तो अपनी आंखें क्लोज कर लेगा, अपनी आंखें जो है वो ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे जो है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी और डी सी जो है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करनी है इस तरह की क्वेश्चंस। अगर बात करें यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि
ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, इसका मतलब क्या होता है, क्या उसको कहेंगे? तो ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, इमोरल होता है अनैतिक लाइफ, जो जीता है उसको क्या कहेंगे? तो जी हमें पता है, उसको जो है लिबर्टीन यहाँ पे कहेंगे। सेलिब्रेट्स यहाँ पे नहीं रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप देख लो। यहाँ पे ये जो तीनों है ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं ना। अब आपको बताना है ए फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस जो है बताना है, इसका अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बताना है। डर लगता है अंधेरे से, वो कौन सा फोबिया है? फोबिया होता है डर। तो निक्टोफोबिया है, ग्राफोबिया है, गैमोफोबिया है, लिम्फोबिया है। लिम्फोफोबिया, बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है? ए फियर ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पे ए जो फियर ऑफ डार्कनेस, तो चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है फियर ऑफ डार्कनेस क्या कहता है, क्या कहलाता है फियर ऑफ डार्कनेस। नेक्टोफोबिया है, ग्राफोफोबिया है, गैमोफोबिया है, लिम्फोफोबिया है। DSSBPRT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका नेक्टोफोबिया रहने वाला है। ये आपका होता है अंधेरे से डर लगना। अगर ग्रामोफोबिया की बात करें तो वो राइटिंग का डर होता है, लिखने का डर होता है। गामोफोबिया की बात करें तो विवाह का डर होता है। अगर लिम्पोफोबिया की बात करें वो होता है मोटे होने का डर। अगर बात करें हिंदी की, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन है अगला। ये क्वेश्चन है आपका स्पेलिंग एरर से लेकर, ये आपका स्पेलिंग, इनमें से 4 ये स्पेलिंग दे रखी है, एक स्पेलिंग में आपकी मिस्टेक है। तो वो जिस स्पेलिंग में मिस्टेक है वो आपको बतानी है, कौन से स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखी हुई है, किसमें मिस्टेक है। तो देख लीजिएगा ध्यान से, इसका आंसर बताना है आपको, एरर बतानी है इसमें। फाइनली हम आ जाते हैं अपने हिंदी के ऊपर। हिंदी के 10 टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। अब किसी को नींद आ रही है तो अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि हिंदी बड़ी ही लाजवाब है, अच्छे से हम करने वाले हैं हिंदी को। तो चलो बताओ, यहाँ पे अपनी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है जो लिखा हुआ है गलत। जजमान लिखा है, यमराज गलत है, स्त्रीय गलत है, उज्ज्वल गलत है। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहते हो ना कई बार जजमान, जजमान, वो जजमान होता है, यजमान होता है। बताओ यहाँ पे क्या आपका करेक्ट रहने वाला है? तो यहाँ पे जो आपका अशुद्ध है वो आपका जजमान ही है। जजमान नहीं होता है, यजमान होता है ना। बहुत बार सुना होगा आपने। तो देखो यहाँ पे यजमान होता है, क्या होता है? यजमान होता है, यह होता है, वो ज नहीं होता है। लेकिन कई बार जजमान भी बोलते हैं, कहीं कहीं वो एरर होता है। अगर मैं पूछूँ, आपको बताना है यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है। भूख है, धोखा है, धंधा है, अपशिष्ट है। तो यहाँ पे बताओ किस सेंटेंस में एरर है? तो यहाँ पे धोखा नहीं होता है, वो धोखा होता है ना, धोखा, ख होता है वहाँ पे। तो जो आपका करेक्ट है, करेक्ट आपका ये हो जाएगा धोखा। अब यहाँ पे आपको ये फिल करना है, हिंदी में भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। कहते हैं कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, डैश, मैं बम्बई जा रहा हूँ। मेरी दादी मेरे घर आई है इसलिए मैं बम्बई जा रहा हूँ। मेरे मित्र के विवाह में शामिल होने मैं बम्बई जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे सैंडविच पसंद है, मैं बम्बई जा रहा हूँ। कुछ दूध खरीदना है, मैं बम्बई जा रहा हूँ। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर आप मिला करके देखोगे तो मेरे मित्र के विवाह में शामिल होने मैं बम्बई जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्शकों ने जोरों से हर्ष व्यक्त किया जब छत गिर गई। छत गिरने से कौन खुश होता है? भारत मैच जीत गया, या पिताजी घर लौट जाएं। कहते कि रेहड़ी वाला खाने की चीज़ें बेच रहा था। अगर यहाँ पे लिखा होता रेहड़ी वाला पानी पूरी बेच रहा था, हैं, तब तो चलो खुश भी हो जाते, दर्शक ऑडियंस सुनने वाली है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि दर्शकों ने जोरों से हर्ष व्यक्त किया। लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है, जोरों से हर्ष तो वो तभी, खुश तो वो तभी होंगे, खुशी व्यक्त तो तभी करेंगे जब भारत मैच जीत जाएगा। तो भी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इंद्र के हाथी का नाम है, पिनाक है, सारंग है, ऐरावत है, पंचजन्य है। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है? तो आपका जो यहाँ पे इंद्र के हाथी का नाम है वो ऐरावत है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसको तो आप बहुत ही यूज़ करते हो, बहुत बार यूज़ करते हो, है ना। तो बताओ यहाँ पे इंद्र के हाथी का नाम क्या है। ओहो, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है यहाँ पे बताओ। भाग जाना है, काम करना है, कठोर परिश्रम करना है, मूर्ख बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो उल्लू बनाना जो है वो होता है भाई मूर्ख बनाना। बनाते हो ना उल्लू, है ना, बना देते हो, घर वालों का भी उल्लू बना देते हो, आस पड़ोस वालों का भी बना देते हो, रिलेटिव्स का भी बना देते हो। तो वो उल्लू बनाना है, होता है मूर्ख बनाना। बहुत ही ईजी है ये तो चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्त का विरुद्ध मतलब कि विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है ना, उल्टा शब्द बनाना है दोस्त का। शत्रु होगा, मित्र होगा, दोस्ती होगा, दुश्मन होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्त का जो विपरीतार्थक है वो आपका दुश्मन हो जाएगा, दोस्त दुश्मन। यहाँ पे ये भी आप याद रखना, जिस तरह से आपके विलोम शब्द पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। संज्ञा है तो संज्ञा में ही आंसर देना है, सर्वनाम है तो उसी में आंसर देना है, अपना विशेषण है तो उसी में देना है। तो यहाँ पे आपका दुश्मन करेक्ट हो जाएगा। अगर बोलूँ मैं आपको हिम्मत हारना, इस पद का अर्थ क्या होता है हिम्मत हारना। तो हिम्मत हारना जो है इसका अर्थ होता है अधीर होना, खुश होना, खामोश होना, रोने बैठना। तो हिम्मत हारना जो होता है, लेकिन भाई अब जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम करेक्ट नहीं होता तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या होगा। खामोश होना, जब आप हिम्मत हार जाते हो तो खामोश चुप हो जाते हो, या फिर खुश हो जाते हो, या फिर रोने लगते हो, या फिर अधीर हो जाते हो। बताओ यहाँ पे जो करेक्ट आपका रहने वाला है वो आपका अधीर होना यहाँ पे हो जाएगा। तो 70 का ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आपको विपरीतार्थक शब्द पादप का आपको पर्यायवाची बताना। पादप का आपको पर्यायवाची बताना है। विपरीतार्थक बोलो तो दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। तो बताओ भाई पादप का आपको बताना है आपको पर्यायवाची शब्द। तो खाद है, पौधा है, पशु है, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो पादप जो है उसका आपको पर्यायवाची बताना है, और उसमें जो है पादप आपको बढ़िया दिख रहा है तो पादप जो है वो पौधा हो जाएगा। इसका विपरीतार्थक शब्द जो है, ये तो खाद है, पशु है, तो बहुत ही अपोजिट इन्होंने मतलब दे दिया इनका। अगर गिरी की बात करूँ तो गिरी का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा। वृक्ष है, शिव है, पर्वत है, समुद्र है। लास्ट क्वेश्चन बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गिरी जो है उसका यहाँ पे पर्यायवाची है वो आपका पर्वत हो जाता है, गिरी का पर्वत हो जाता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, और जिसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जो उसका आंसर बताएगा अगली क्लास का विनर स्टार जो है वो वही बच्चा होगा। तो चलिए ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने सजेशंस भी देते रहिएगा, क्योंकि उन्हें सजेशंस को फॉलो करके ही हम यहाँ तक आए हैं। तो चलिए अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।